हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स पेपर 2 के सॉल्यूशंस और पहला पार्ट है फिज़िक्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दिया हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स, लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे एस क्या दे रखा है, एस है ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पुट कर लिया। यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला इसका आ गया ml2t-2 अपॉन 80। चार्ज का 80 होता है डायमेंशन, डेल्टा थीटा यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक, तो ये मिल गया एस ml2t-3 a-1 k-1, ये लिख लिया हमने। ठीक है, इसी तरह सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होगा m-1 l-3 t³ इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, वहाँ से आप ला सकते हैं। सिमिलरली जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जो आप 11th में पढ़ते हो, ठीक है, हीट कंडक्शन वाले पार्ट में थर्मल कंडक्टिविटी, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों, दैट इज ml(T-3 K-1). ठीक है, तो यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी का मिल गया। अब हमें पता किसका करना है, पता करना है Z इज इक्वल टू एस स्क्वायर सिग्मा बाई के का। ठीक है, तो जब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे सारी और सिंप्लीफाई करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ k-1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो k-1 बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ L विद रेडियाई √2r एंड 2r। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्लक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक है, आर केप्ट एज शोन इन फिगर, द चेंज ऑन द इनर सिलेंडर चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज Q एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड। बाहर वाले सिलेंडर को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। ध्यान से देखना, बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, ये बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया। ये डबल वायर नहीं, एक्चुअली सिंगल वायर ही है। ठीक है, ग्राउंड कर दिया। अच्छा, ग्राउंड कर दिया तो चार्ज कितना आएगा, अंदर वाले पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, तो बाहर वाले पे हो जाएगा माइनस क्यू। समझ में आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, दोनों का ग्राउंड कर दोगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा जब ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, और ग्राउंड कर देंगे तो हम बोल सकते हैं दोनों सिलेंडर्स का जो चार्ज है, यहाँ पे अगर मुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना हो तो मैं चार्ज कहाँ कंसिडर करूँगा, एक्सिस पे, दोनों सिलेंडर्स की एक्सिस पे। तो मैं मान सकता हूँ एल लेंथ में चार्ज इनर सिलेंडर पे प्लस क्यू है, तो बाहर वाले पे माइनस क्यू होना पड़ेगा, तभी नेट चार्ज ज़ीरो होगा और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। डन। कोई चार्ज होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, इतना तो श्योर है। तो ये समझ में आया कि इसमें इंड्यूस चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू होगा एल लेंथ पे। ठीक है, आउटर पे, तो आउटर पे इंड्यूस चार्ज नहीं, उसको अपन बोलेंगे नेट चार्ज। अर्थ से आया ना वो, अर्थिंग के थ्रू आया है, तो माइनस क्यू। तो इसमें कितना फ्लो होके गया होगा बच्चों, प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू फ्लो होके गया होगा अर्थ की तरफ। तो इसमें नेट चार्ज कितना आया है, माइनस क्यू, अर्थिंग की वजह से माइनस क्यू। माइनस क्यू कैसे, मैंने एक बार समझा दिया, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो करना है तो इस लाइन पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, एक्सिस पे ज़ीरो। तो प्लस क्यू भी वहीं एज्यूम कर सकते हो, माइनस क्यू भी वहीं एज्यूम करें तो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्लक्स कैसे पता करेंगे। फ्लक्स पता करने के लिए यहाँ टॉप व्यू बना हुआ है। ठीक है, और हमें इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स पता करना है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स पता करना है। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ए बी
सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी गॉसियन सरफेस ले लिया। अच्छा ये वाला पार्ट जो है वो मेटल के अंदर है, कौन सा पार्ट, बी सी डी ए वाला, ए बी सी डी ए पूरा एक गॉसियन सरफेस है, ए बी सी डी ए, ठीक है, गॉसियन सरफेस है ऐसा। थोड़ा 3D में फिगर है, एल लंबाई का है, इधर डेप्थ कितनी होगी इस फिगर में, एल, तो ये गॉसियन सरफेस है। ये वाला पार्ट किस में जा रहा है आपका, बी सी डी ए वाला, ये कंडक्टर के अंदर जा रहा है, तो इससे तो फ्लक्स पास नहीं हो सकता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सिर्फ किस पार्ट से पास होगा, बी ए पार्ट से, जो ये प्लेन है बी ए पार्ट से। तो मैं चार्ज एनक्लोज लिखने वाला हूँ, ठीक है, इस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूँ इतने हिस्से में, ये गॉसियन सरफेस है हमारा, ए बी सी डी ए, कोई इंटीग्रेशन नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी ए गॉसियन सरफेस है, और मैं यहाँ पर इतने हिस्से में जो चार्ज है, टोटल चार्ज एनक्लोज लिखने वाला हूँ मैं, ए बी सी डी ए सरफेस है, ए बी सी डी ए, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस में मैं टोटल चार्ज एनक्लोज लिखने वाला हूँ। तो एक तो ये एनक्लोज चार्ज है और एक ये हिस्से में एनक्लोज है, ध्यान से देखो। तो इसको अगर मुझे निकालना हो तो प्लस क्यू चार्ज कितने एंगल में फैला हुआ है, इस टॉप व्यू में देखो 2 पाई में, ठीक है। तो मैं अगर चार्ज लिखूँ कि इस पे यहाँ पे जो एनक्लोज चार्ज है वो Q1 है, इस पे Q2 है, ठीक है, एनक्लोज चार्जेस विद इन दिस ए बी सी डी ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो Q1 आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई, यूनिटरी मेथड बच्चों, Q अपॉन 2 पाई इंटू कितने एंगल का निकालना है हमें, और ये एंगल देखो बहुत अच्छी ज्योमेट्री दी हुई है, ये √2r है और ये r है, तो ये 45 डिग्री आ रहा है बच्चों, 45 डिग्री, 45 डिग्री मीन्स π/4, π/4 प्लस π/4 इधर भी, तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है। तो ये π/2 हो जाएगा, π/2 इंटू π/2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल, Q/4, ठीक। सिमिलरली Q2 निकालेंगे, Q2, और Q2 हो जाएगा, ध्यान से देखना, Q2 हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो अगेन यूनिटरी मेथड, ये कितना एंगल आएगा, ये वाला, ये एंगल 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये है 2r और ये है r, तो ये एंगल 60, ध्यान से देखना, मार्कर से देखो, उसमें मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा, 60 प्लस 60 120, तो मैं कह सकता हूँ Q2 हो जाएगा -Q अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई/3, रेडियन में लिखूंगा, ठीक है, 120 डिग्री, 2 पाई/3, यहाँ से आ रहा -Q/3, -Q/3, बहुत हैंग हो रहा है, -Q/3, तो नेट चार्ज आएगा Q एनक्लोज, जब मैं लिख रहा हूँ तो प्रिंट छप ही नहीं रहा है, Q एनक्लोज हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, Q1 प्लस Q2, ये देखो Q2 आए नहीं, 2 आ गया पहले, तो यहाँ से Q एनक्लोज हो जाए Q1 प्लस Q2, वैल्यूज़ भरते हैं, तो ये मिलेगा आपको Q/4 माइनस Q/3, तो यहाँ से -Q/12 आ जाएगा, -Q/12। अब फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई Q एनक्लोज कितना है, Q एनक्लोज है -Q/12, K की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स आ रहा है -Q/60 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा मॉड, दैट विल बी इक्वल टू Q/60 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस प्लेन विल बी इक्वल टू Q/60 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें 2 सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और SHM का क्वेश्चन है, इसकी SHM की फ्रीक्वेंसी F1 है, इसकी F2 है, तो F1/F2 पूछा है, ठीक है। तो अगर मुझे F1 पता करना है, पहले इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो सपोज इसको आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया, थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, थ्रू स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा L थीटा, तो फोर्स कितना लगेगा, K इंटू L थीटा, K इंटू L थीटा इंटू L, टॉर्क हो जाएगा।
तो मैं टॉर्क लिखूँगा के एल थीटा इंटू एल, ये टॉर्क हो जाएगा अबाउट पॉइंट ओ, और दूसरी स्प्रिंग के कारण कितना टॉर्क आएगा, ये स्प्रिंग खींचेगी बच्चों देखो L/2 थीटा, तो ये टॉर्क देगी के L/2 थीटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ठीक है, इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू पुट करोगे ml²/3, आई की वैल्यू रॉड के लिए ml²/3। तो ये फाइनली कितना मिल रहा है जरा, ये मिल रहा है हमें 5k L² थीटा बाई 4 विच इज़ इक्वल टू ml²/3 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा को मैं α1 लिख देता हूँ, ये पहला केस है, दूसरा केस है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या मिलने वाला है अपने को, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, L² से L² कैंसिल, तो α1 मिल रहा है अपने को, α1 मिल रहा है यहाँ पर 15/4, 15/4, ठीक है, K/m, 15/4 K/m। तो α1 यहाँ से मिल रहा है 15/4 K/m, ठीक है, 15/4 K/m इंटू थीटा। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया ω1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ω1 डन हो गया ना, ω1 कितना मिल गया, ω1 मिल गया ω1 मिल गया यहाँ से √15/4 K/m, ठीक है। इसी तरह हमें ω2 सॉल्व करना है इस केस के लिए। ये केस रैदर बड़ा सिंपल है, इन दोनों स्प्रिंग को आप किस में कनेक्टेड देख रहे हो, सीधे यहाँ से हटा दो, पैरेलल में है, तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2k, और फिर अगर इसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हो तो यहाँ पे मूवमेंट जो होगा, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा, दैट विल बी L/2 इंटू थीटा। तो फोर्स कितना लगेगा 2k इंटू L/2 इंटू थीटा, टॉर्क कितना आएगा इंटू L/2, दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फ़ा, ठीक है। उसको आई अल्फ़ा लिख देंगे तो ml²/3 इंटू अल्फ़ा, L² से L² यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से α2 क्या आ रहा है, इसको α2 बोलते हैं बच्चों, तो α2 यहाँ से आ रहा है 3 इधर चला जाएगा, तो 3/2 K/m, ठीक है, 3/2 K/m इंटू थीटा। तो ω2 यहाँ से क्या मिल गया, ये ω2 का स्क्वायर है, √3/2 K/m, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब ω1/ω2 F1/F2 ही होगा, तो F1/F2 पूछा है, हम ω1/ω2 निकाल देंगे, ठीक है। तो ω1/ω2 क्या आने वाला है, ω1/ω2 विल बी इक्वल टू √15/4 इंटू 3/√3/2, दैट इज़ यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, डिवीज़न में है 2/3, तो ये आ जाएगा 2 से 2 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, तो यार √5/2 से 2 टाइम्स चला गया ना, 3 से 5, √5/2 आ रहा है, √5/2 चेक करते हैं। अच्छा, √5/2, सी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसिडर ए स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg विद m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। इस लाइन पे ध्यान दो, ठीक है। तो सिर्फ m2 घूम रहा होगा क्योंकि m1 का मास बहुत ज़्यादा है, तो m1 को रेस्ट पे मान सकते हैं, m2 घूम रहा है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी v ले लेते हैं, रेडियस r ले लेते हैं बच्चों। तो पूछा क्या है यहाँ पे, m2 मास कम हो रहा है, किस रेट से कम हो रहा है, गामा रेट से कम हो रहा है, ठीक है। तो पूछा है 1/r dr/dt की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट चेंज होगी, तो अपन बोल सकते हैं l जो है वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, m2v इंटू r, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्टार विल बी कांस्टेंट अबाउट द सेंटर ऑफ m1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ m2 स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू l स्क्वायर, जिसको मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर लूँ, v क्या होता है √Gm1/r, ठीक है, v की वैल्यू पुट कर लूँ तो ये बन जाएगा m2 स्क्वायर Gm1/r इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको कॉन्स्टेंट बोल दूँ मैं, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ m2 स्क्वायर m1 इंटू r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि g कॉन्स्टेंट है यहाँ पे,
और यहाँ पर अगर मैं अब log लेके डिफ्रेंशिएट करूँ तो काफ़ी आसानी से आ जाएगा 2 log m2 प्लस log m1 प्लस log r इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, उसको k बोल देता हूँ। कांस्टेंट का log लोगे वो भी कांस्टेंट आएगा बच्चों। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो ये आ जाएगा 2/m2 dm2/dt, 2/m2 dm2/dt, ठीक है, प्लस 1/m1 dm1/dt प्लस 1/r dr/dt विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं आगे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, dm2/dt क्या दिया हुआ है आपको, माइनस गामा, क्योंकि मास कम हो रहा है तो 2/m2 इंटू माइनस गामा, ध्यान देना मैं इधर लिख रहा हूँ माइनस गामा, और ये टर्म 0 आएगी क्योंकि ये तो प्लस गामा है बट मास इज़ वेरी वेरी लार्ज, m1 काफ़ी ज़्यादा है, तो ये टर्म टेंडिंग टू 0 रहेगी। तो आ जाएगा -1/r dr/1 मिनट। यहाँ पे माइनस पहले भी लगा दिया और यहाँ पे भी पुट कर दिया है, ठीक है। तो बस ध्यान दे लो यहाँ पे 2/m2, एक बार 2/m2 dm2/dt है माइनस गामा, माइनस 1/r dr/dt। सो 1/r dr/dt पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, 2 आएगा, बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव ऑप्शन है नहीं, तो ये बड़ी समस्या थी। यहाँ पे फ़िलहाल अपना जो आंसर आएगा मैथमेटिकली भी आप देखो प्लस आ रहा है और मास भी कम हो रहा है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि पॉजिटिव आंसर आएगा, बट कोई है नहीं, तो अपन बी ऑप्शन अभी टिक कर देते हैं, देखते हैं जेई क्या डिसीजन लेता है इसमें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर बेस्ड और जिसमें स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन और स्लैब से शिफ्ट कहो आप या प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कहो, इसका मिक्स्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखते हैं। तो दो आमने सामने एक जैसे कॉनकेव मिरर रखे हुए हैं, बीच में एक स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्लैब के बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक लाइट का सोर्स रखा, पॉइंट सोर्स, और लास्ट में लिखा है फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन एस इटसेल्फ, इसकी इमेज जो है ना वो इस पॉइंट एस पर ही बननी चाहिए। ये मेंशन नहीं करा कि कौन सी इमेज की बात चल रही है ना, तो जितने भी पॉसिबल ऑप्शन हैं हमको सारे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, सारे पॉसिबल चीज़ें देखनी पड़ेगी क्या क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं समझने के लिए। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि ढंग से आप लोगों को समझ में आए। बिल्कुल सिमेट्रिकली स्लैब रखी हुई है और मिड पॉइंट पे लाइट का सोर्स है, थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इनकी फोकल लेंथ f है, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं कि दोनों मिरर्स के बीच का सेपरेशन क्या क्या होना चाहिए। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये कि जैसे यहाँ से कोई रे जाती है, वो रिफ्रैक्ट होगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। डायग्राम में थोड़ी जगह कम है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस रे को पास में दिखाते हैं, फिर ऐसे जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये कि ये जो रे जब इस सरफेस पर पहुंचेगी, अगर मैं परपेंडिकुलर इंसिडेंस करा दूं तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, है ना। एक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, मान लेता हूँ कि दोनों मिरर्स के बीच का सेपरेशन x है, अज्यूम कर लिया ऐसा मैंने, है ना। अब मैं ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इससे जो इमेज बनी होगी यहाँ पर बनी होगी, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मैं आराम से लिख सकता हूँ ऐसे कि सोर्स जो है वो यहाँ से t/2 दूरी पर है। मैं अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, तो ये जो डिस्टेंस आएगी मैं ऐसे लिखूँगा t/2 अपॉन n रिलेटिव, जो कि n/1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसके लिए आने वाली रे परपेंडिकुलर हिट कब करेगी, जब इसके सेंटर से आ रही होगी। इसका मतलब इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ तक की, वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f के बराबर होनी चाहिए। तो बस इतना सा करना है मुझे कि ये जो 2f लिखा है मैंने आपके सामने, दिस शुड बी इक्वल टू
ये वाली लेंथ प्लस t/2n। ये वाली लेंथ मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल x में से अगर पहले t माइनस कर दूँ तो स्लैब के अलावा जो पोर्शन है ये और ये वाला, ये पार्ट आ गया, इसका बाय 2 कर दूंगा मैं तो ये वाली डिस्टेंस आ गई मेरे पास, ये वाली। इसमें ऐड कर दूंगा मैं t/2n जो कि अपरेंट डेप्थ मैंने कैलकुलेट की थी। इससे आप बहुत इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखना भाई। मैंने फिर से माना कि मिरर्स के बीच का सेपरेशन x, ये वो सोर्स, यहाँ से लाइट रे गई, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँची। अगर यहाँ से लाइट ऐसे चल जाए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो स्लैब से कोई डेविएशन क्रिएट नहीं होगा, एज इट इज़ स्ट्रेट निकल जाएगी वो, है ना। फिर जैसा इधर की तरफ डायग्राम बना बिल्कुल वैसा यहाँ की तरफ हो जाएगा कि यहाँ से रे, देखो जैसे ऐसा था ना, तो यहाँ से जब रे आएगी तो वो इस पॉइंट की तरफ मिलने की कोशिश करने चाहती है, लेकिन वो डेविएट होकर अपने आप उस पॉइंट पर पहुँच जाएगी। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम बना रखा है मैंने। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखना आप, ये जो मैंने अपरेंट डेप्थ निकाली थी अभी अभी जो कि t/2n आई थी, है ना, इसको ये लगना चाहिए कि यार ये जो ऑब्जेक्ट, स्केल ऑब्जेक्ट, ये इसके फोकस पर होना चाहिए, तब जाकर आने वाली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेगा। इसका मतलब इस बार मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को इसकी फोकल लेंथ के बराबर करने वाला हूँ। तो इस बार इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, फोकल लेंथ शुड बी इक्वल टू ये वाली लेंथ प्लस अपरेंट डेप्थ। ये वाली लेंथ बिल्कुल वैसे ही x में से t को माइनस करके हाफ कर दिया प्लस t/2n कर दिया। अगेन आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी x की वैल्यू बी ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। अगर आप और भी ऑप्शंस, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान तो बच्चे को नहीं पता होता कि क्या 2 ही ऑप्शन सही हैं, मल्टीपल ऑप्शन और भी सही हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में पॉसिबल जो आंसर होंगे ना वो ए एंड बी होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत और एफर्ट मार के देखा इस सवाल में। देखना, मैंने फिर से इनके बीच का सेपरेशन x माना। अगला केस मैंने क्या कंसीडर करा कि यहाँ से जो रे गई थी फिर वो मिरर के पास पहुँची थी, फिर मिरर से जब वो उधर की तरफ जाएगी, है ना, तो थोड़ा सा डायग्राम को अपन मिरर से ऐसे मान लेते हैं रैंडमली। अब स्लैब से 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो एक शिफ्ट जनरेट होगा। तो मान लेता हूँ कि जैसे रे जो है ना इधर जाना चाहती थी, एक्सटेंड करता तो मैं ऐसे, लेकिन 2 रिफ्रैक्शन से या फिर ऐसे बोले शिफ्ट की वजह से ये फाइनली जो रेज निकल के गई वो रेज इसके पोल पर पहुंचा दूं मैं। आप समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे बैंड होकर फिर बैंड होकर अगर यहाँ पहुँच जाएगी तो जिस तरह का स्ट्रक्चर ऊपर बना है बिल्कुल उसी तरह से नीचे से लौट कर आएगी वो, और घूम फिर कर वो इधर की तरफ से वापस यहाँ पहुँच जाएगी। तो थोड़ा सा लेंदी है वाला, लेकिन इसको ट्राई कर सकते हैं अपन। तो मैंने क्या करा इस बार, एक एक स्टेप वापस से, भाई यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ये अपरेंट डेप्थ में निकाल चुका था t/2n, ठीक है। इसको लगा कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसने इमेज बनाई होगी कहीं ना कहीं पर, इसने जो इमेज बनाई होगी उसका कोऑर्डिनेट मैं v मान लेता हूँ एक बार, है ना, और इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/v प्लस 1/u। इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसको लिख सकता हूँ माइनस के साथ ये वाली डिस्टेंस प्लस अपरेंट डेप्थ, तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो है x माइनस t/2 प्लस अपरेंट डेप्थ आई है t/2n, सही बात है, इक्वल्स टू 1/, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट -f। इसको थोड़ा ढंग से अरेंज कर लें, 1/v माइनस 1/, इसको अगर आप ऐसे अरेंज कर लोगे ना कि x माइनस, और यहाँ पर मैं t/2n, सॉरी t/2 माइनस t/2n, है ना, इक्वल्स टू -1/f। ये जो टर्म है ये पूरी टर्म अगर आप ढंग से देखो तो अगर स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला आप लिख के देखें, थिकनेस ऑफ स्लैब 1 - 1/n,
तो आप ढंग से देखें, इसको बाय 2 करके देखो, एग्जैक्ट ये वाली टर्म आ जाएगी। तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ लिख दूँ, थोड़ी जगह कम है, 1/v माइनस 1 अपॉन, और वो s/2 का 2 ऊपर चल जाएगा, ये पूरा s/2 है ना, तो यहाँ बचेगा x माइनस एस और बाई 2 ऊपर पहुँच गया, इक्वल्स टू -1/f। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें, इधर लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 1/v इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस एस, सॉरी 2 अपॉन x माइनस एस, हाँ -1/f। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस एस टाइम्स f इक्वल्स टू 2f माइनस x प्लस एस। यहाँ से v निकाल लेते हैं, v आ जाएगा xf माइनस एस एफ अपॉन 2f माइनस x प्लस एस। माइनस v निकाल लेते हैं, बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो वो आ जाएगा x माइनस एस टाइम्स f अपॉन, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये माइनस v क्यों निकाला आप देखना भाई, इसने जो इमेज बनाई उसका कोऑर्डिनेट v था, तो इसकी बनाई हुई इमेज डायग्राम वाइज ये है। ये कोई डिस्टेंस मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा ये -v होगी। आप समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट जो कि इमेज उधर बन रही है, जैसा आप सोचो कि अगर इसने इमेज बनाई होती फॉर एग्जांपल -70 पर, इसका मतलब यहाँ बन रही होती, कोई मुझसे पूछता है डिस्टेंस कितनी है, तो -70 थोड़ी होगी, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस -v। इस वाली डिस्टेंस जो मेरे पास आ गई है ना, पर बीच में स्लैब आई, रे यहाँ से आ रही थी, इसकी बनाई हुई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट था, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और मैं चाहता हूँ स्लैब इमेज यहाँ बना दे। इसका मतलब इसमें -v में स्लैब से जनरेट होने वाला शिफ्ट जोड़ने पर मेरे पास x आ जाना चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा, -v में शिफ्ट ऐड करने पर x के बराबर आना चाहिए। -v लिखा हुआ है मेरे पास, x माइनस एस टाइम्स f अपॉन x माइनस 2f माइनस एस, है ना, इसमें शिफ्ट जोड़ा तो x के बराबर आना चाहिए, यही लिखा है मैंने। इस s को यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, x माइनस एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अरेंज कर लें अपन, तो f आ जाएगा यहाँ से x माइनस 2f माइनस एस। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3f प्लस एस, और शिफ्ट की वैल्यू मैं लिख दूंगा t ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी, लेकिन उनके दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जी एडवांस वाले ए एंड बी देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, लार्ज प्लेट्स रखी हुई हैं, सब पे चार्जेस की डेंसिटी गिवन है, नॉन कंडक्टिंग शीट्स है ना, ठीक है। अलग अलग इन्होंने रीजन बना रखे 1 2 3 4 5 दोनों कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। देखते हैं ऑप्शन। इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1, इसके रीजन 4 की बात चल रही है यहाँ की, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसके इधर वाली इन प्लेट्स का कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, क्योंकि जितना इसकी वजह से दूर की तरफ होगा उतने इसकी वजह से अट्रैक्टिव टाइप का होगा, इसकी वजह से 0 हो गया, इनकी वजह से 0 हो गया। इसका मतलब 4 पर नेट फील्ड 0 आना चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है ना, तो ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। इन रीजन 3 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2, इसकी रीजन 3 की बात चल रही है, यहाँ की बात चल रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाई ई, ऐसा एप्सिलॉन नॉट है ना। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वापस वही तरीका, इसके इधर वाली प्लेट्स में इनका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में, और इनका 0 हो गया, इसकी वजह से यहाँ दूर की तरफ, उसकी वजह से अट्रैक्टिव नेचर का, तो किसी एक की वजह से लिख के डबल कर दूंगा, तो एक की वजह से लिखूंगा चार्ज की डेंसिटी मतलब सिग्मा, जो कि सिग्मा नॉट बाई 2 है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक प्लेट की वजह से होता है, इंटू 2 कर दो, तो कितना आ गया सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गलत है, ये सही था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। ये बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 में इस वाली शीट और इस वाली शीट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, हर लगातार 2 प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है ना, एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, इसके इधर वाली प्लेट्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो इनको इरेज कर देते हैं एक बार, एक सेकंड, चलो ठीक है चलने देते हैं, ऐसे नहीं हो पा रहा इरेज। तो मैं कह रहा था कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इस पॉइंट के इधर
इनका कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया, इनका कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया, इसकी वजह से अट्रैक्टिव टाइप का, उसकी वजह से रिपल्सिव टाइप का। तो यहाँ टोटल मिलाकर आया सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इसकी इधर वाली प्लेट्स में इनका कंट्रीब्यूशन जीरो और इनका कंट्रीब्यूशन जीरो, और इसके उधर वाली प्लेट्स की वजह से भी जीरो आ गया। आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। रीजन 3 में देखते हैं। 3 के इधर वाला इनका जीरो हो गया कंट्रीब्यूशन, इनका जीरो हो गया पर उनका रह गया, तो उसकी वजह से बिल्कुल जैसा वहां पर था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, फोर्थ पे देखते हैं, एक लाइन खींच के देखो। फोर्थ के इधर वाली प्लेट्स की वजह से जीरो, उधर वाली प्लेट्स की वजह से जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। फिफ्थ पर चेक कर लेते हैं, आप देख लेना इधर की तरफ आएगा सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मैं लिखूं इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो सेपरेशन, दो लगातार प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी मान लेता हूं, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आया, और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया यहाँ से यहाँ आने में। फिर यहाँ पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, फिर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, फिर पोटेंशियल, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें सीधे, इतना पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। सिग्मा नॉट था 9 माइक्रो कूलम के अंदर था, है ना, पर मीटर स्क्वायर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट है 9 इंटू 10⁻⁻12 डी। दो लगातार प्लेट्स के बीच का सेपरेशन देखो लिखा हुआ 1 माइक्रोमीटर, तो इतना इंटू 3, ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, इसका मतलब 3 वोल्ट अगर लिखा होता तो सही होता, अभी गलत है, ये गलत पहले हो चुका है, ये अपना सही हो चुका है। सेम ऐसे ही सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी यही चीज़ चेक करनी है। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी वजह से जीरो, इनकी वजह से जीरो, उनका मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, इनकी वजह से जीरो जीरो, है ना, और इनकी वजह से, इस पॉइंट पर देख रहा था ना मैं, एक मिनट, इनकी वजह से जीरो था, और ये है प्लस सिग्मा नॉट बाय 2, और उधर की तरफ भी है प्लस सिग्मा नॉट बाय 2, तो इसका मतलब कि नहीं, गलत देख रहा हूँ, इधर प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 आ रहा है, हाँ, इसके उधर वालों की तरफ माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर की तरफ होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इधर वाली प्लेट्स में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, उधर वाले में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, तो उनकी वजह से आएगा इधर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं, इसकी इधर की तरफ है प्लस सिग्मा नॉट बाय 2, उधर की तरफ है ये जीरो हो गया माइनस सिग्मा नॉट बाय 2, तो उधर की तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चेक कर लेते हैं, तो यहाँ इधर की तरफ आ जाएगा, इतना का इतना आप चेक कर सकते हैं। तो देखें आप, ये पोटेंशियल जितना डिक्रीज हुआ यहाँ पर, यहाँ उतना इंक्रीज हो गया, ऐसे ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, सही बात है। इधर और चेक कर लो, पर गलत तो नहीं देखा मैंने, इसके इधर माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 और उधर की तरफ, ठीक है सही था। तो ये जितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, ये वाला जो है उतना इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हुआ पोटेंशियल, फिर इंक्रीज हुआ, फिर वो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली सिर्फ इसका इफेक्ट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, जबकि यहाँ तो जीरो लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब कि आंसर इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, ओनली ए। ठीक है, एक बार ये जीरो वाला फिर चेक कर लूँ, बाय चांस कोई गलती तो नहीं हुई। इस पॉइंट के इधर वाली प्लेट्स का कंट्रीब्यूशन में इनका ज़ीरो, इनकी वजह से ज़ीरो, उनकी वजह से इधर की तरफ फील्ड आया। ठीक है, यहाँ निकालने में इनका ज़ीरो ये सही है, इधर पॉजिटिव सिग्मा नॉट बाय 2, उधर नेगेटिव सिग्मा नॉट बाय 2, तो इधर की तरफ आया, ये भी सही था। इस पॉइंट पर इसके इधर वाली प्लेट्स की वजह से ये ज़ीरो हो गया, नेगेटिव बचा है ना माइनस सिग्मा नॉट बाय 2, और उनकी वजह से प्लस सिग्मा नॉट बाय 2, तो दूर की तरफ आया, ये भी सही चल रहा है अपना। इस पॉइंट पर इधर की तरफ प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 और इधर की तरफ माइनस सिग्मा नॉट बाय 2, तो ऐसा आया। और लास्ट इस पॉइंट पर माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 उधर प्लस सिग्मा नॉट बाय 2। हाँ तो ठीक है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इसकी वजह से आया, तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद हॉट रिजर्वायर। तो जैसा कह रहे हैं ना, आप करते जाइए भाई। ये कार्नोट इंजन है, इसको कहीं से हीट मिलती है हॉट रिजर्वायर से, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 1000 केल्विन है। ठीक है भाई, इसकी एफिशिएंसी गिवन है 0.4, अलग से लिख लें। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस QL/QH। तो मान लेता हूँ यहाँ पर सिंक है जिसको ये हीट रिजेक्ट करता है QL1, और यहाँ से हीट लेता है QH1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर QL1/QH1। ठीक है भाई, आगे देखते हैं।
इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। ये जो वैल्यू है ना QH1, ये गिवन है 150 जूल, एक साइकिल की बात चल रही है ना, ठीक है। और QH1 में से QL1 माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ जो है वो ये वर्क करेगा, ये तो जानते होंगे आप, है ना। आगे देखें, द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन, इससे मिलने वाला वर्क इज बीइंग फुली यूज्ड टू रन ए हीट पंप। आगे हीट पंप है, हीट पंप कैसे काम करता है, इसको कुछ एनर्जी मिलती है वर्क की फॉर्म में, ये यहाँ कहीं से कुछ हीट पुल करता है, QL2 बोल रहा हूँ, और इन दोनों का समेशन हीट की फॉर्म में हमको एज ए आउटपुट दे देता है, उसको QH2 बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 10 दिया हुआ है। इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है इसका आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट है हीट पंप है, ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर नहीं है। हीट पंप से हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमको मिले, तो ये आउटपुट है QH2 अपॉन हमने जो उसको इनपुट दिया जो कि W था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास QH2 की वैल्यू आ गई 10W, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज एट टेम्परेचर ऑफ 300। इसका जो हॉट रिजर्वायर है ये वाला पार्ट, ये 300 केल्विन पर है, ठीक। अब उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी है जिसमें वर्क भी पूछ रहे हैं, कुछ टेम्परेचर पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं का। तो देखो बेसिक कैलकुलेशन करें, इधर की तरफ आते हैं, यह एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, W प्लस QL2 जो है वो QH2 के बराबर होना चाहिए, और QH2 को 10W डाल दूंगा तो मेरे पास QL2 की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ जाएगी 9W, ठीक है भाई। ये मान के चल रहे हैं कि सब कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड हैं, लिखा भी हुआ है कार्नोट इंजन, है ना। हीट पंप में लिखा हुआ नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। तो कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम प्रूव कर चुके होते हैं कि TL/TH जो होता है वो QL/QH के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर वो अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ का टेम्परेचर में TL क्या माने, TL2 मान लेते हैं ना, और यहाँ का TL1 मान लेते हैं। तो यहाँ की बात चल रही है अभी, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ TL2 अपॉन TH2 जो कि 300 था, शुड बी इक्वल्स टू QL2 अपॉन QH2। सही बात है ना। अब आप देखो QL2/QH2 आ रहा है अपने पास, दिस बाय दिस करने पर 9/10, ये रेशियो आ रहा है 9/10, यहाँ लिख ले 9/10, इससे कैंसिल आउट कर दें। यहाँ से मेरे पास TL2 की वैल्यू आ गई 270 केल्विन, यहाँ का टेम्परेचर आ गया 270। देखो पूछा है उन्होंने, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन, इसका मतलब C ऑप्शन तो सही है ना। और जैसे मेरे पास ये TL2 आया, क्या मैं W तक पहुँच सकता हूँ क्या? तो W तक पहुँचने के लिए इधर से आते हैं, मुझे लगता है यहाँ से आएगा, है ना। अब यहाँ की कैलकुलेशन करते हैं, ये मुझे दिया हुआ था एफिशिएंसी, है ना, 1 माइनस QL1/QH1। अब मैं यहाँ पर भी इसी तरह से ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ का हाई टेम्परेचर जो कि 1000 केल्विन है अपॉन यहाँ का लो टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू यहाँ से मिलने वाली हीट दैट इज QH1 अपॉन QL1। एक इक्वेशन ये लिख लूँगा। दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन लिखूँगा कि QH1 में से QL1 माइनस करने पर जो आया वही तो W के बराबर था, ठीक है भाई। और अपन देखें क्या क्या गिवन है, तो मैं काम कर सकता हूँ ना कि QL1 की जो वैल्यू है ना, ये QL1, इसको मैं रिप्लेस करूँ QL1/QH1 जो था ना, वो मेरे पास कहीं ना कहीं से मुझे मिलेगा। QL1 को मैं यहाँ से अगर ऐसे लिख दूँ QH1 माइनस W, एक बार के लिए QL1 को मान लो मैं लिख देता हूँ, ये इसका रेशियो निकाल ही लेते हैं ना, 1 मिनट रुकते हैं। यहाँ से मेरे पास QL1/QH1 आ गया 0.6, ये बात ठीक है। और QL1 की वैल्यू 0.6 QH1 यहाँ रख देते हैं, है ना। QL1 की वैल्यू 0.6 QH1 यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना बचा 0.4 QH1। कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बची, यहाँ कर ले थोड़ी बहुत जगह बना के, 0.4 QH1 W के बराबर है। अब मुझे कहीं से QH1 या W में से कुछ ना कुछ पता चले, तो यहाँ से QH2 और QL1 इसको तो यूज़ में ले चुका था ना मैं, ठीक है, तो यहीं से आएगा इसका मतलब ये। अब मेरे पास QH1, हाँ हो गया ना काम। अब तो QH1 150 जूल दिया हुआ था, तो QH1 की जगह 150 डाल देते हैं, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, 60 जूल। ये लो भाई, ये काम भी हो गया अपना।
वर्क एक्सट्रैक्टेड भी आ गया 60 जूल, इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही। अब सारे आंसर आ गए। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन, इसके कोल्ड मतलब TL1 की वैल्यू बतानी है। तो TL1 अब यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कि देखो QH1 दिया हुआ था 150, ये इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो QL1 की वैल्यू 15 × 90 आ जाएगी। QL1 90 आते ही यहाँ रख दूंगा, उससे आप TL1 निकाल लो। सॉल्व करके देखें, ये कैंसिल आउट, 3 से 3 बार, ये 5 बार, 5 से कटेगा 200 बार, TL1 600 आ जाएगा। TL1 भी आ गया 600। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल, यहाँ कितनी हीट, QH2 की वैल्यू पूछी है। तो QH2 आया था 10W और W आया था 60, तो 600 आना चाहिए, जबकि 540 लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर आने चाहिए A, B एंड C। ठीक है बच्चों। ये EMF चैप्टर का सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है, पर इन्होंने एक ट्रैप में बच्चों को फंसाने की कोशिश की है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये जो कंडक्टिंग बोल दिया ना, यही इस सवाल का गेम था। ऑफ रेडियस R, मास M, चार्ज Q, इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा वो पूरा चार्ज इसकी सरफेस पे रहेगा क्योंकि ये कंडक्टर है। ठीक है। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। अब उन्होंने पूछा रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल M डायपोल ऐसा बोल देता हूँ, अपॉन इसका एंगुलर मोमेंटम, इसी एक्सिस के अबाउट बात चल रही है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। अब कई बच्चों के एक फॉर्मूला रटा हुआ होता है, क्लास में बताया भी जाता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू Q/2 टाइम्स मास। ठीक है, इस L को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, गलती इसमें क्या होती है बच्चों से कि M/L, इस फॉर्मूले को जो बच्चे रट के रखते हैं, M/L ही उन्होंने पूछा था यहाँ पर, तो बच्चे सोचते हैं कि आंसर Q/2m आना चाहिए, और उन्होंने मैच भी कराने के लिए बोला अल्फा टाइम्स Q/2m। तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर अल्फा बराबर 1, मुझे लगता है कई बच्चे, अधिकतर तो नहीं, कई बच्चे जिन्होंने ढंग से नहीं देखा सवाल या कंसेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो अल्फा बराबर 1 टिक करके आएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्या मिस्टेक हुई इसमें देखना, ये जो एंगुलर मोमेंटम था ये एंगुलर मोमेंटम मास से रिलेटेड है ना, पूरी बॉडी में मास भरा हुआ है। कोई अगर मुझसे सिर्फ ये पूछता कि सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम बताओ, सिर्फ ये सवाल होता, तो मैं बोलता I ओमेगा। I कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr² इंटू ओमेगा। सही बात है। तो अगर सिर्फ इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता तो वो लिखते अपन। और जो बच्चे इस फॉर्मूले से ये पता करना चाह रहे हैं वो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे देखना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखूंगा मैं Q/2m टाइम्स, ये L उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ढंग से देखना है, जब इस फॉर्मूले के अंदर L की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे देखना है कि चार्ज के मामले में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ये एक हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें L की वैल्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हॉलो स्फीयर मानते हुए, तो हॉलो स्फीयर का जो एंगुलर मोमेंटम होता था 2/5 mr² टाइम्स ओमेगा। समझ रहे हैं आप गेम क्या है। इस फॉर्मूले में जल्दीबाजी में लफड़ा हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। पर मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि ठीक है चलो एक बार के लिए, मुझे पता था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो स्फीयर की तरह है, तो मैंने L की जो वैल्यू लिखी ना वो हॉलो स्फीयर की तरह मानते हुए लिखी है, 2/3 आएगा, सॉरी अब सही हो गया ना, हाँ हॉलो स्फीयर की तरह मानते हुए लिखिए, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल हॉलो स्फीयर की जैसा है। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, L मेरे पास वहाँ लिखा हुआ है, इसे रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो आप M/L कितना आएगा, M की वैल्यू आ रही है Q/2m टाइम्स 2/3 mr² ओमेगा, अपॉन L है इसका एंगुलर मोमेंटम 2/5 mr² ओमेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, ये 5/3 वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होके आ रही है। इसका मतलब जो अल्फा है वो 5/3 होना चाहिए, जो कि लगभग 1.66 आंसर होना चाहिए। बढ़े आगे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इन्होंने मिक्सअप करा है इसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, बोर एटॉमिक मॉडल, उसमें भी जब न्यूक्लियस भी मूव करता है उस पर बेस्ड सवाल पढ़ते हैं। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई, एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी nu1 एंड इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी दिस। पढ़ते जाएं और जितनी इन्फॉर्मेशन उसको लिखते जाएं। तो जो फोटोन आया उसके पास इतनी एनर्जी थी, वो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में था, उसके इलेक्ट्रॉन को मिला, वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला, तो इसमें से उसका जो खर्चा आया, मतलब n = 1 से इन्फिनिटी तक पहुंचने में जो एनर्जी उसने लगा दी,
वो इतना था, जो बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट मेरे पास आ रहा है उतनी एनर्जी के साथ वो बाहर निकला, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ से Hν1 की वैल्यू आ गई 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो यहाँ तक की कहानी हो गई। आगे देखते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना अभी जिसके पास एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी, ये आया और कंबाइन हुए पॉजिट्रॉन से, लिखा हुआ है देखो, पॉजिट्रॉन के साथ मिला। पॉजिट्रॉन मतलब सेम मास जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन उस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, उसके साथ मिलता है और ये रेस्ट पे था। ठीक है, टू फॉर्म पॉजिट्रोनियम एटम, इनके मिलने से पॉजिट्रोनियम एटम बना मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाला एक एटम बन गया। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये जो एटम बना ये अपनी ग्राउंड स्टेट में था और साइमल्टेनियसली एक फोटोन भी निकला है Hν का। भाई ये आना, इसके साथ मिलना, इससे क्या क्या हुआ, इनके इस प्रोसेस से इक्वल टू क्या हुआ, एक पॉजिट्रोनियम एटम बना ग्राउंड स्टेट में, प्लस साथ साथ एक फोटोन निकला जिसके पास एनर्जी Hν2 रही होगी। अब अगर मैं एनर्जी का हिसाब किताब लगाऊं तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी जो थी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। भाई इसके पास तो थी नहीं, उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। दिस शुड बी इक्वल टू इस पॉजिट्रोनियम एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो भी होगी वो लिख लेंगे अभी, प्लस Hν2। सही बात चल रही है, एक बार और चेक कर लें अपन, है ना। भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लेकर आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी 10 थी। ये जो बना सिस्टम, इसमें पॉजिट्रोनियम जो एटम है इसके पास ग्राउंड स्टेट में कुछ एनर्जी होगी, प्लस ये जो फोटोन निकला इतनी एनर्जी के साथ। सही बात है ना। अब ये जो है ना पॉजिट्रोनियम एटम, इसमें ये दोनों बोर मॉडल में आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों सर्कुलर ट्रैक पर घूमते हैं। अब दोनों सेम मास हैं तो इसका मतलब दोनों की डिस्टेंसेस बराबर होगी सेंटर ऑफ मास से। इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि जब न्यूक्लियस जो होता है, या ऐसे बोलें कि कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों चक्कर लगा रहे होते हैं, तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आता है -13.6 Z² इंटू म्यू बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ Z जो है वो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1? आप ऐसे देखो, ये न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, असली में उसके चारों तरफ नहीं लगा रहा है, कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना भरा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो Z की वैल्यू 1 हो गई। ग्राउंड स्टेट के लिए n को 1 डाल दूंगा। म्यू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ तो दोनों ही सेम मास के हैं, तो इसकी वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 के बराबर आ जाएगी। तो इसकी जगह आप me/2 रख दें, ये कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा -13.6/2। कितना हो जाएगा ये? 6 दूनी 12, तो माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो था ना, इसके पास टोटल एनर्जी थी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है। तो यहाँ से मेरे पास Hν2, हाँ एक चीज़ और बता रखी थी वो पढ़ना भूल गया मैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद काइनेटिक एनर्जी दिस। ये जो बना ना, इसमें न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर क्या गेम चल रहा है, ये रिवॉल्यूशन वाला, वो एनर्जी तो कैलकुलेट कर ली मैंने। साथ साथ इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था उसके पास काइनेटिक एनर्जी बता रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो एनर्जी हो गई इस वाले पार्ट की, है ना, बोर मॉडल टाइप के पार्ट की, प्लस इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या बोला मैंने? हाँ, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है ना, सॉरी, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस सिस्टम की एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो मेरे पास आई। तो ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको जोड़ के देखें कितना आ जाएगा। ये 5 उधर जाएगा और ये आ जाएगा 11.8। सही लिखा है, 5 और 6 5 11, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल में पूछा है कि जो दोनों तरह के फोटोन्स की बात चल रही है उनकी एनर्जी का डिफरेंस बताना है। तो ये जो था फोटोन, उसकी एनर्जी थी 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो फोटोन निकल के गया इसकी एनर्जी थी 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आना चाहिए 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। n मोल्स है टेकन थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस
एंड उन्होंने हमें इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के वॉल्यूम यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। जो ग्राफ है वो वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है आपको, और उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि NRTW इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक, एकदम स्टैंडर्ड सा सवाल पूछा ये है कि इफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस अलोंग पाथ XY, तो XY में जो हीट चाहिए अपने को, आप ये देखिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अपन क्या लिख देंगे, NCP डेल्टा T, और CP की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, वो हो जाएगी 5/2 इंटू NR, और टेम्परेचर कौन सा लिखेंगे, TY माइनस TX, ठीक है। एक और अच्छी बात यह है कि आपने नोटिस किया कि वॉल्यूम यहाँ से यहाँ में डबल हुआ, अगर वॉल्यूम यहाँ से यहाँ में डबल हुआ होगा तो टेम्परेचर भी डबल हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी कैसे भी लिख सकता हूँ, 5/2 NR, TY जो है वो खुद में 2 टाइम्स ऑफ TX है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, TX। तो अगर आपने को TX मिल जाए TW के टर्म्स में तो अपना काम हो जाएगा और आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अब मुझे TW और TX में एक रिलेशन चाहिए, उसके लिए ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन है, तो अपन इसमें एक इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है इनके लिए, ये वाली इक्वेशन है जो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा कि टेम्परेचर एट x इंटू वॉल्यूम एट x, तो वॉल्यूम एट x है 125 और गामा जो है वो होगा 5/3, तो 5 गामा की वैल्यू कितनी होगी 5/3, तो 5/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर एट W इंटू 64 की पावर 2/3। डेटा बड़ा ही आसान दिया गया है, तो TX की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो TW के टर्म्स में वो हो जाएगी 16/25, और 16/25 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो ये अपना बन जाएगा 5/2 NRTW इंटू, अब देखिए कितना आ रहा है 16/25, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, ये बन जाएगा 8/5, मतलब 1.6 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल था, फिर भी मतलब मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगता है, पर क्वेश्चन आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ग्रेविटेशन का है एंड थोड़ा बहुत इसमें सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया है। उन्होंने बोला जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि R1 रेडियस पे है, ठीक है ना, एंड हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे केपलर का थर्ड लॉ कि जो टाइम पीरियड होता है T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 की पावर 3/2, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब T2 की वैल्यू तो हम निकालना चाहते हैं, T1 होगा कितना 24 आवर्स, ठीक है ना, 24 आवर्स, एंड R2/R1 को जब आप देखोगे तो वो लिखा है R2/R1 होगा 1/1.21, तो ये हो जाएगा 1.21 की पावर 3/2। अब 1.21 का स्क्वायर रूट होगा 1.1, तो ये बन जाएगा 24 आवर्स अपॉइंट 1.1 का क्यूब, जो आप जानते हैं 1.331 होता है, ठीक है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। पर कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, जल्दबाजी में इसी को P की वैल्यू लिख दिया होगा, पर सवाल ने ये पूछा ही नहीं है। सवाल ने ये पूछा है कि यहाँ पे जो दोनों सैटेलाइट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये छोटी सी अपनी अर्थ है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को मैं इधर बना देता हूँ कि ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है T1, एंड ये वाला जो ऑर्बिट है वो उससे कुछ 10% 11% कम है, तो उसको अपन ने R2 बोल दिया, ठीक है, ये हो गया R2। अब ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं, ये दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे के अपोजिट घूम रही हैं, ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे के अपोजिट घूम रही हैं। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट घूम रही है तो ध्यान रखो इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछी है एक सैटेलाइट के दूसरे सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में, समझना बात को, एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछी है। वो अगर पूछी होती तो इनको बताना पड़ता कि किन दोनों पोजीशन पे सैटेलाइट है, तब जाके एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा क्या पूछा है कि दो हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का टाइम पीरियड कितना होगा। बात समझ में आ गई? तो मतलब अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये वापस एक दूसरे को कब क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज उसके लिए चमकता है कि ये दोनों वापस अर्थ के सेंटर के साथ तीनों कब कोलिनियर हो जाएंगे, वो वाला टाइम पीरियड हम अगर निकालें तो ये वाला क्वेश्चन, अगर ये ω1 है, ये ω2 है, सर्कुलर मोशन में कराया जाता है, और ये जो डेल्टा टी टाइम पीरियड निकल के आता है बच्चों, ये आता है अपने पास 2π ω1 + ω2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1/T1 + 1/T2, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/1/T1, T1 जो है वो अपना 24 आवर्स है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है,
और दूसरा जो है वो होगा T2, तो 1/T2 हो जाएगा 1.331 अपॉन 24 आवर्स। तो ये इधर पहुंचा और ये आ जाएगा 24 आवर्स एंड 1.331 2.331, समझ गए। तो जो P की वैल्यू है मेरे हिसाब से आनी चाहिए 2.331। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन का गेम है और आराम से हो जाएगा। इन्होंने क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फटाफट से इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन जो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वो होगी फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हमने बना लिया इसका पिस्टन, ये रहा भाई साहब पिस्टन, ठीक है। इधर जो प्रेशर होगा उसको P1 मान लेते हैं, इधर P2 मान लेते हैं, और स्प्रिंग जो है वो इनिशियली नेचुरल लेंथ पे नहीं है, तो वो कुछ एलोंगेटेड या कंप्रेस्ड है, उसके लिए डेटा दिया गया, तो देख लेते हैं। तो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो है 12/5, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आपको 12/5 दिख रही है, ठीक है। और जो L/2 है, क्योंकि ये यहाँ से L/2 डिस्टेंस दे दिया गया है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस L/2 है, तो मैं जानता हूँ कि L/2 बड़ा है, तो जो स्प्रिंग है वो खिंची हुई है। स्प्रिंग अगर खिंची हुई होगी तो उसका फोर्स लगेगा इधर, तो ये आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स, यहाँ से P1 इंटू एरिया और यहाँ से आ जाएगा P2 इंटू एरिया। स्मूथ है तो बाकी और कोई चीज़ चिंता नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वेशन कि P1 माइनस K/A और ये हो जाएगा बच्चों L/2 माइनस 2L/5, स्प्रिंग का फोर्स पुलिंग फोर्स आएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू P2, ठीक है, P2। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी। अच्छा, सवाल ने पूछा है P2 राइट कंपार्टमेंट, अगर सवाल ने P2 पूछा है मतलब मुझे P1 को रिप्लेस करना होगा किसी और इक्वेशन में, तो मैं P1 यहीं से निकाल लेता हूँ। तो P1 की वैल्यू आपको दिखेगी P2 प्लस KL अपॉन 10A, ठीक है भाई। 0.5 माइनस 0.4 0.1 होता तो सीधा सीधा आपको मिल गया। ये तो हो गया बच्चों पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम ये लिखेंगे, उन्होंने ये भी बोला है कि जो कंपार्टमेंट जो पिस्टन है वो एकदम थर्मली कंडक्टिंग है, मूवेबल है, थर्मली कंडक्टिंग है। इसका मतलब जो दोनों का टेम्परेचर होगा T1 वो भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि P1 V1 बाई N1 बराबर P2 V2 बाई N2। अब अच्छी बात यह है कि बच्चों की वॉल्यूम तो यहाँ पे बराबर है, तो उसमें तो कोई टेंशन करनी नहीं है। तो P1 बाई N1 बराबर P2 बाई N2 है। P1 की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, तो ये हो जाएगा P2 प्लस KL अपॉन 10A मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड है, नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने दिए आपको 3/2, तो 3/2 इधर आ गया, और दिस 3/2 शुड बी इक्वल टू P2, एंड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितना है बच्चों, 1 है, 1 गिवन है। तो बस यहाँ देखिए कि इधर जाएगा 3/2, उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो मुझे मिलेगा KL10A इज इक्वल टू P2/2। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो P2 की वैल्यू आ गई KL अपॉन 5A, ठीक है, KL अपॉन 5A। तो 1/5 की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी बेटा, 0.2, क्योंकि उन्होंने वो अल्फ़ा ही पूछा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया मतलब शानदार क्वेश्चन है। शानदार तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर आपके मन में क्लैरिटी एडवांस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, तो बड़ी आसानी से अभी आराम से 1 या 2 लाइन में ही अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। तो पहले इस ज्योमेट्री को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन की ज्योमेट्री ना बड़ी आसान सी दी हुई है। क्वेश्चन ने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये 12 माइक्रोमीटर है, ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और फिर मैंने इसको देखा कि यार D की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये जो टोटल लेंथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये लेंथ मुझे 4 मिलीमीटर दिख गई, ठीक है, 4 मिलीमीटर दिख गई। अब लाइट रे जो है यहाँ से निकलेगी, लाइट रे यहाँ से निकलेगी, तो मुझे उनकी थिकनेस चाहिए, सही बात है, और थिकनेस चाहिए तो यहाँ पे बताओ थिकनेस निकल के कितनी आने वाली है, ठीक है, वो थिकनेस निकल के आएगी कि ये वाला डिस्टेंस। तो सिमिलैरिटी से देखो कि अगर आप 4 चलते हो तो आपको 12 मिलता है, ठीक है, और अगर आप यहाँ से 1 चलोगे तो आपको 3 ही मिलेगा, और अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 9। सिमिलरली आप यहाँ से 3 चलोगे तो ये आपको 9 मिल जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा, 3। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि सिमिलैरिटी या फिर रेशियो प्रोपोर्शन से खेलना सीख लो, फटाफट से आपको ये 3993 मिल गया, ठीक है। तो मुझे अब ऐसा समझेगा, या फिर आपको क्वेश्चन को ऐसे इमेजिन करना है कि जो पहली स्लिट है S1, उसके सामने 2 स्लैब्स रखे हैं कुछ इस तरीके से, जो B है तो B वाला कितना है, B वाला है 1.5,
1.5 की थिकनेस आपको दिख रही है 3 एंड 1.7 वाले की थिकनेस आपको दिख रही है 9 और जो सोर्स S2 है उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 1.5 वाले की थिकनेस अब 9 दिख रही है और 1.7 वाले की थिकनेस अब कितनी दिख रही है बच्चों 3 दिख रही है। सही बात है। तो इसका अपने को सीधा सीधा पार्ट डिफरेंस लिखना है। तो पार्ट डिफरेंस जब आप लिखेंगे यहाँ से निकल के आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, यहाँ से निकल के आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी और उसमें आप देखोगे जब उसका भी सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो एक टी थिकनेस है क्योंकि ये भी 12 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो जो डेल्टा एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इनकी वजह से जो आया, इनकी वजह से जो डेल्टा एक्स आया वो अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा 3 इंटू 1.5 प्लस 9 इंटू 1.7, ठीक है, माइनस 12। फिर भी चलिए मैं आपके लिए अच्छे से इसको लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ ये कितना होगा, अब ये हो जाएगा 9 इंटू 1.5 माइनस 3 इंटू 1.7, ठीक है, एंड माइनस 12 लो, ठीक है। तो ये वाला जो 12 है इस वाले 12 से कैंसिल ही हो गया और ये आपको इन दोनों की स्लैब की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ वो मिल जाएगा। और ये पाथ डिफरेंस आपको कितना मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 है 9 है तो 6 इंटू इधर से 0.7 0.2 1.2 मुझे आता हुआ दिख रहा है माइक्रोमीटर के केस में। अब वो फ़र्क नहीं पड़ रहा प्लस है माइनस है क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा ना कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उतना आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उसकी उतनी खास ज़रूरत नहीं है उस एनालिसिस की। तो आपको ये पता चल गया कि 1.2 माइक्रोमीटर इन दोनों की वजह से आया। अब बचा हुआ जो पाथ डिफरेंस है वो कौन लेके आएगा, वो डी साइन थीटा लेके आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे जा रहा है, ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा ये वाला। और CBF के लिए हम जानते हैं, CBF के लिए हम जानते हैं कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 0। तो जितना भी इसने पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है वो ऊपर वाला जो है इस तरीके से कवर हो जाएगा डी साइन थीटा में। तो डी की वैल्यू अब हमारे पास है 2 मिलीमीटर और साइन थीटा को, ये बहुत ही पॉपुलर है कि अपने को ये डिस्टेंस निकालना है y, तो ये y होगा, ये d है तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा y ऑफ CBF डिवाइडेड बाय d विच इज़ इक्वल टू 1.2 माइक्रोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से y CBF आपको हो सकता है प्लस में आए या माइनस में आए, वो मैं उतना नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, वो आपको मिल जाएगा 1.22 मिलीमीटर और आंसर भी मिलीमीटर में है तो 1.2 सीम्स अ पॉसिबल आंसर, ठीक है, दैट्स इट। एंड बस इतना ही था कि आपको जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो एक तरीके से CBF है और सेंट्रल मैक्सिमम की कंडीशन क्या पढ़ते हैं कि जो टोटल पाथ डिफरेंस है ऑप्टिकल वाला वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है ये फिर भी थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, लगने में लगता है काइनेमैटिक्स का है पर छोटा मोटा रोल यहाँ पे NLM का भी हो रहा है, छोटा मोटा सा रोल है। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमें हल्की फुल्की सी कैलकुलस की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे अटेम्प्ट करें। इन्होंने सबसे पहले जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स उन्होंने दे दिया कि कोई भी पार्टिकल अगर मान लीजिए किसी t टाइम पे v वेलोसिटी से जा रहा है, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो ग्रेविटी को हटा के मैं बस ड्रैग फोर्स का इफेक्ट देखना चाहता हूँ अभी। तो ड्रैग फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर फोर्स, वो कितना लगेगा, CV लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, CV बाई m। तो जब मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो c की वैल्यू 0.1 है और मास की वैल्यू 0.2 है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, v/2 बन जाएगा। तो CV/m की वैल्यू हमें v/2 पता है, ठीक है। एंड अब आपको लगेगा कि इन चीज़ों को अगर मैं मान लो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देता, मान लीजिए इस कंपोनेंट को मैं Vx बोलता और इस कंपोनेंट को मैं Vy बोलता, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ये एंगल था तो ये भी थीटा बनता, तो CV sin थीटा, CV cos थीटा, एक्सेलरेशन भी टूट जाता। तो एक्सेलरेशन को अगर आप तोड़ेंगे तो ये जो एक्सेलरेशन आपको दिखेगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, CVx, और ये एक्सेलरेशन CVx/m, और ये एक्सेलरेशन भी आपको कितना दिख जाएगा, CVy/m। देखिए आसानी से एक्सेलरेशन वगैरह भी निकल के आ गया, सही बात है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो बस अब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसको अगले वाले पेज में समझा देता हूँ कि मान लीजिए प्रोजेक्टाइल जो है यूँ गया यहाँ से और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u एट व्हाट एंगल, 60 डिग्री।
तो मैं इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को ux बोल देता हूँ और ux की वैल्यू u cos 60 तो u/2 है और इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को मैं uy बोल देता हूँ, इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ से पार्टिकल को आपने फेंका, कहीं ना कहीं जो है ये किसी वर्टिकल वॉल से जाके टकराया और जब ये बॉल टकरा रहा होगा तो भी इसके पास जो वेलोसिटी रही होगी बेटा वो कुछ इस डायरेक्शन में रही होगी। ठीक है, एंड t = 0 से शुरू किया था और t = 2 सेकेंड्स पे ये ख़त्म हो गया, वहाँ पे जाके टकरा गया। अब मैं बात करता हूँ किसी भी t टाइम पे इसका एक कंपोनेंट vx होगा, एक कंपोनेंट इसका vy होगा। ठीक है, एंड अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपको दिखेगा, एक एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की वजह से g इधर आ रहा है, सही बात है, प्लस vy के लिए आ रहा है c/m × vy जो पिछली स्लाइड में समझाया था, और एक इधर आएगा c/m × vx। यही है भाई साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर थीटा वीटा में जाओगे तो फंस जाओगे, फंसोगे भी नहीं, पर वो थोड़ा सा आपको सोच समझ के सॉल्व करना पड़ेगा आसान कैलकुलेशन उसको बनाने के लिए, पर ज़्यादा बेटर तरीका यही है कि vx vy में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन कि हमें चाहिए क्या, सवाल ने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो x डिस्टेंस है वो हम निकालना चाहते हैं, x डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। तो मैंने सोचा यार अगर x मुझे निकालना है तो x के लिए बताइए क्या इक्वेशन लिखें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि vx × dvx/dx इज इक्वल टू, ये हो गया एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना दिख रहा है आपको, cvx/m विच इज़ नथिंग बट vx/2। c/m की वैल्यू 1/2 है, वो कैलकुलेट कर चुके हैं अपन। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दिखी कि vx तो vx के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया है अपने पास dvx इज इक्वल टू माइनस v, ये तो कट ही गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा dx/2, ये बन गया अपने पास। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, माइनस dx/2 ये बन गया। अब इसको जो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, तो मुझे तो ये निकालना है, मुझे तो ये x0 ही निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे होगा, पर इधर आपको ये वाली जो फाइनल वेलोसिटी है, ये नहीं पता आपको कि ये कितनी होगी vx। ठीक है, जब वो x0 होगा, और इनिशियल वेलोसिटी तो मैं जानता हूँ कि ux की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, कितनी है u/2। ठीक, तो आपको यहाँ से मतलब vx निकालना पड़ेगा तभी x0 आएगा। तो मैंने सोचा यार अब vx की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो vx की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि टाइम दे दिया क्या 2 सेकेंड, तो आप सोचोगे कि मुझे कुछ ऐसा यूज़ करना है जिसमें टाइम भी इन्वॉल्व हो, तो आपने वही एक्सेलरेशन को अब किस फॉर्मेट में लिख लिया कि dvx/dt बराबर कितना होगा, वापस ये एक्सेलरेशन vx/2, सेम थिंग वापस लिख दी एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में, और अब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये लिखा आपने dvx/vx इज इक्वल टू माइनस dt/2। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर आपने इंटीग्रेट किया तो ये तो जाएगा 0 से 2, है ना, तो ये जो RHS है ये तो आपको -1 बनता हुआ दिख रहा होगा, और जो Vx है तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे है बच्चों u/2, जो इनिशियल स्पीड है उसका /2, एंड फाइनल वैल्यू जो होगी वो मुझे मिल जाएगी Vx। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन करो, अब ये इंटीग्रेशन आपको दिखाई देगा ln ऑफ Vx/u/2 विच इज़ इक्वल टू -1, तो आपको यहाँ से Vx की वैल्यू दिख गई है u/2e, जहाँ पे e ऑयलर्स कांस्टेंट है, यूलर्स कांस्टेंट, ऑयलर्स कांस्टेंट। तो इस Vx की वैल्यू अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं और बस आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपना बनेगा Vx, तो Vx की वैल्यू मुझे पता है u/2e माइनस लोअर लिमिट u/2 इज इक्वल टू माइनस x0/2, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x0 की वैल्यू 170 मीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों वो 170 मीटर्स निकल के आता है। आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था एंड सीखने को मिला होगा कि क्वेश्चन करने का जो तरीका है यहाँ पे वो मैथमेटिकल सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा मैटर कर रही है रादर देन नोइंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है, पर अगर आपने इसको ढंग से मतलब ईजीएस्ट स्टेप्स में जो लेके आने का तरीका है वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को सुधारने का मौका आपको